जंतर मंतर नई दिल्ली। शहीद ऊधम सिंह के शहादत दिवस 31 जुलाई 2022 को कार्यक्रम रखा गया, जिसमें शहीद ऊधम सिंह के जीवन पर प्रकाश डाला गया। विचारों के साथ उसका नाट्य रूपांतर किया गया। जो अब तक ना खोला वो खून नहीं, वो पानी है। जो देश के काम ना है वो बर्बाद जवानी है। जो देश के काम ना है वो बर्बाद जवानी है। मेरा जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब प्रांत के संगरूर जिले के सरूर गांव में हुआ था। बचपन में जब मैं बहुत ही छोटा था, मेरे पिताजी टहर सिंह कंपोज और मेरी माता का निधन हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि मेरा बचपन कितना कष्टदायी रहा होगा। जब उसके बाद मेरे को और मेरे भाई को सेंट्रल खालसा कॉलेज के अंदर भेज दिया गया, और बल्कि आप उसे अनाथालय कह सकते हैं, जहां पर हमारा बचपन गुजरा। वहां पर मेरे को नाम दिया गया ऊधम सिंह और मेरे भाई को नाम दिया गया साधु सिंह। उसके कुछ दिन के उपरांत ही मेरे भाई का भी निधन हो गया। तो आप सोच सकते हैं कि मुसीबतों का पहाड़ मेरे ऊपर पूरी तरह से छा चुका था। अब मैं आपको वो घटना बताता हूं कि जिसने उस ऊधम सिंह को पूरी दुनिया के अंदर लाकर खड़ा कर दिया। वो विभत्स नरसंहार, अंग्रेजों की क्रूर दास्ता का वो मंजर, वो मैं आपके सामने बताता हूं, जिसने मुझे डायर को मारने पर मजबूर किया। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी वाला दिन था। भारत के मेरे प्रिय बहन भाई वहां पर शांति से एक प्रदर्शन कर रहे थे, क्योंकि उनके दो प्रिय नेता सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को जेल में बंद किया गया था, क्योंकि वो रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट थे। इस चक्कर में वो वहां पर शांति प्रदर्शन कर रहे थे। पर जब यह बात पंजाब के लेफ्टिनेंट माइकल ओ डायर को पता लगी, तो उसने जनरल डायर को कहा कि ये जितनी भी भीड़ यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है, इसको तितर बितर करने के लिए स्ट्रिक्ट टू स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, और अगर जरूरत पड़े तो फायरिंग भी कर दी जाए। जनरल डायर ने कहा कि सर, मैं इन सब की लाशें बिछा दूंगा, लाशें। और उसने क्रूरता के लिए एक ऑर्डर दिया, जिसमें करीबन 20,000 हिंदुस्तानी शामिल थे। शांति प्रदर्शन में 1650 राउंड के अंदर गोलियों से फायर हुई नॉन स्टॉप फायर। वहां पर एक कुआं था जिसको अंधा कुआं कहते थे। उस कुएं के अंदर लोग गिर गिर के मर गए, क्योंकि उन्हें बचने के लिए कुछ और नहीं दिखा। जलियांवाला बाग में एक बहुत ही संकीर्ण सा दरवाजा था। जब लोगों ने वहां से भागने की कोशिश की, जनरल डायर ने वहां पे भी तोप खड़ी कर दी, जिससे कोई नहीं भाग सकता था। वहां पर सभी मासूमों, सभी नारियों, सभी बुजुर्गों की बेदर्दी के साथ हत्या कर दी गई। मैं वहां पर पानी की सेवा दे रहा था। मेरे अंदर का ज्वालामुखी पूरी तरह से फूट गया, और मैंने जलियांवाला बाग की मिट्टी को लेकर अपने माथे पर तिलक किया, और मैंने कहा कि मैं इस डायर को वहीं जाकर मारूंगा जहां पर बैठकर इसने ये ऑर्डर दिया हुआ है कि मेरे निर्दोष भारतीयों का वध किया जाए। मैं इसे वहीं जाकर मारूंगा। उसके बाद मैंने हंसराज नाम के एक व्यक्ति की हत्या कर दी, क्योंकि मुझे पता लगा कि हंसराज ने ही मुखबरी की है, जिसकी वजह से अंग्रेजों ने निहत्थे भारतवासियों पर हमला किया। उसके बाद मेरी जिंदगी में एक बहुत ही अहम रोल रहा अकाली दल के नेताओं का। जब मैं ज्ञानी जी से मिलने गया, उनके एक शिष्य ने कहा कि आजादी की बड़ी लोड है। मैंने कहा लोड नहीं, आजादी की बहुत तड़प है। जब फिर ज्ञानी जी ने कहा ये बहुत आगे जाएगा, ये देश का नाम रोशन करेगा, फिर मैं गदर पार्टी को ज्वाइन कर सका था। फिर मैंने नैरोबी, ब्राजील, टर्की और बहुत से देशों की यात्रा की, और उसके बाद मैं गया अमेरिका। जब मैं अमेरिका से आया तो मेरी मुलाकात हुई भारत के शेर शहीद आजम भगत सिंह से। भगत सिंह ने कहा, तुमने अमेरिका में रहकर पंजाब का बहुत नाम किया। और मैंने कहा, भगत, तूने पंजाब में रहकर ही पूरी दुनिया में अपना नाम किया। फिर हम दोनों गले मिले। एक बार की बात है, मैं और भगत सिंह कहीं जा रहे थे। पुलिस ने हमें पकड़ लिया। एक नूरजहां नाम की नाचने वाली के पास मैंने बचने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वहां पर आ गई। और जब पुलिस वहां पर आई तो मेरे को उन्होंने गैर हथियारों को बिना लाइसेंस की रिवॉल्वर रखने के जुर्म में, और एक न्यूज़पेपर 1915 में उस समय होता था गदर ए गूंज,
उसकी कॉपी नहीं रखी जाती क्योंकि वो अंग्रेजों के अगेंस्ट था। ये दोनों चीजों की वजह से मुझे 4 साल की सजा दी गई। जब मैं जेल से रिहा हुआ फिर मैंने कारपेंटर की नौकरी करी और कारपेंटर की नौकरी करने के बाद मैंने कहा अब बहुत हो गया। मैंने दृढ़ निश्चय किया, ज्वालामुखी मेरे अंदर फूट रहा था, मैंने अपने सीने की आग को प्रज्वलित किया और उसके बाद मैंने निश्चय किया कि अब मैं लंदन जाऊंगा, अपनी मंजिल को पाने के लिए मैं लंदन जाऊंगा। फिर मैंने पंजाब इंडिया रेस्ट साहू से लंदन की यात्रा की। जब मैं लंदन में पहुंचा तो मैं 9 एल्डर स्ट्रीट कमर्शियल रोड पर रहा। वहां पर गदर पार्टी के कुछ वरिष्ठ सदस्य मुखर्जी साहब, दत्ता साहब, सूरत अली साहब से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा, उधम वाहे गुरु तेरे साथ है। जिस तरह जनरल डायर बीमारी से ग्रसित होकर मरा है उसी तरह ये माइकल ओडायर भी मरेगा। मैंने कहा नहीं, माइकल ओडायर अगर अपनी मौत मर गया तो मैं जलियांवाला बाग के हत्याकांड के दोषी को सजा कैसे दूंगा? उसको तो मैं वही मारूंगा जहां पर रहकर उसने ये ऑर्डर दिया था, जहां पर रहकर उसने ये ऑर्डर दिया था। उसके बाद मेरी मुलाकात एक बार लोप नाम की मैक्सिकन लेडी से हुई। उसने मेरे से लिफ्ट मांगी, पर मेरे को जब पता लगा कि पुलिस इसके पीछे पड़ी है तो मैंने उसको लिफ्ट देने से मना किया। उसने मेरे ऊपर बंदूक तान दी और कहा कि वी आर नॉट क्रिमिनल, वी आर फ्रीडम फाइटर्स। मैंने कहा और ऑल फ्रीडम फाइटर्स इन द वर्ल्ड बिलोंग्स टू अस। कहीं के भी फ्रीडम फाइटर हो, मैं उनकी इज्जत करता हूं। उसके बाद मुझे कई मौके मिले मैं जहां से माइकल ओडायर की हत्या कर सकता था, लेकिन मेरी कसम तो यह थी कि इसकी हत्या मैं वहीं पर जाकर करूंगा जहां पर बैठकर इसने ऑर्डर दिया है। फिर एक बार की बात है, मुझे कहीं से पता लगा कि रॉयल एशियन सोसाइटी की एक मीटिंग होनी है कॉक्सटन हॉल के अंदर, जहां पर माइकल ओडायर भी कुछ बोलेंगे। तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने 6 गोलियों की एक रिवॉल्वर खरीदी और निशाना साधने लगा। और जिस दिन मुझे वहां पर जाना था मैंने एक मोटी पुस्तक खरीदी। उस मोटी पुस्तक के अंदर मैंने उसको रिवॉल्वर की साइज का काटा और मैंने उसके अंदर रिवॉल्वर रख दी। जब गेट कीपर ने मुझसे पूछा इसमें क्या है, मैंने कहा जैसे तुम्हारे यहाँ पर रोमियो जूलियट पढ़ते हैं हमारे यहाँ पर हीर रांझा पढ़ते हैं। उसने मुझे अंदर जाने दिया। मैं सही जगह पर जाकर सही टाइम पर सही जगह पर बैठ गया और जैसे ही माइकल डायर बोलने के लिए खड़ा होने लगा उसको लगा कि मैं उससे हाथ मिलाने जा रहा हूं, लेकिन वो समय था जिस टाइम मैंने 2 गोलियां उसके सीने के अंदर दाग दी और उसकी हत्या कर दी। मैं आपको शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता कि वो मधुर संगीत, उन गोलियों का संगीत मेरे कानों को कितना हृदय प्रिय लग रहा था, कितना हृदय प्रिय लग रहा था। और आज मुझे जलियांवाला बाग के अपने वो बहन भाई याद आ रहे थे, उनकी चीखें, वो पुकारे जो निर्दोष लोग माइकल ओडायर के कहने से मारे गए थे, मुझे उनकी चीखें याद दे रही थी और मुझे ऐसा लगने लगा कि वो उनकी आत्माएं मुझे आशीर्वाद दे रही है। वाह उधम वाह, तूने हमारा बदला ले लिया, तूने हमारा बदला ले लिया। मेरी जिंदगी का लक्ष्य अब पूरा हो चुका था। फिर पुलिस वाले जब मुझे पकड़ने आए तो उनके हाथ कांप रहे थे। मैंने कहा अब कांपने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी जिंदगी का मकसद पूरा कर चुका हूं। फिर वो मेरे को पकड़कर जेल में ले गए। पूरे भारतवर्ष के अंदर मेरा नाम हो चुका था। लोगों ने कहा, सरूर के अंदर लोगों ने कहा, शेर की मांद में जाकर शेर का शिकार करने वाले उधम सिंह को हमारा सलाम। और कुछ लोगों ने मुझे बचाने के लिए सरूर में अपने घर बेच दिए, कुछ ने अपने मकान बेच दिए, कुछ ने दुकानें। जो उधम सिंह का कोई भी नहीं था, जो उधम सिंह एक अनाथ था, आज पूरी दुनिया उसके साथ खड़ी थी, आज पूरी दुनिया उसके साथ खड़ी थी। मेरे को मेरा रिवार्ड मिल चुका था। सुभाष चंद्र बोस ने मेरी प्रशंसा की और इंडिया में बहुत गर्म दल के नेताओं ने मेरी प्रशंसा की, लेकिन गांधी जी ने कहा कि एक पागल की वजह से पूरे देश को बदनामी सहन करनी पड़ रही है। पर मुझे गांधी जी पर गुस्सा नहीं आया। मैंने उनको पत्र लिखा और कहा, गांधी प्यारे, देश के दुलारे, अगर दम है तो देश को आजादी दिलाओ, आजादी। उसके बाद अब इस तरह से कार्रवाई चलने लगी और
मेरे को जब अदालतों में पेश किया जा रहा था तो उन्होंने कहा कि ट्रांसलेटर ले लो। मैंने कहा जिस तरह इंग्लिश तुम्हारी मातृभाषा है उसी तरह हिंदी मेरी मातृभाषा है और मैं हिंदी का प्रयोग करूंगा, उसके लिए मुझे किसी ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं है। उसके बाद जब उन्होंने कहा, एक बार ट्रायल के दौरान कहा उधम सिंह, मैंने कहा आई एम नॉट उधम सिंह, अपना हाथ आगे किया जिस पर टैटू बना था राम मोहम्मद सिंह आजाद। राम हिंदू धर्म का प्रतीक, मोहम्मद इस्लाम धर्म का प्रतीक, सिंह सिख धर्म का प्रतीक और आजाद तो हमारी फितरत है। जब सबने ये सुना तो मैंने कहा कि मैं सर्वधर्म सम्मान में विश्वास रखता हूं, हमें धर्म के नाम पर मत बांटो अंग्रेजों, और तुम ब्लडी डॉग्स तो ब्लडी डॉग्स। तो जज को गुस्सा आ गया और उसने प्रिंट मीडिया से कहा इनकी कोई भी बात मत छापना। तब मैंने मीडिया से कहा कि मीडिया तुम मेरी बातें छापो और मैं चाहता हूं कि दुनिया के बच्चे को पता लगे कि उधम सिंह ने माइकल ओडायर का वध क्यों किया, माइकल ओडायर का वध क्यों किया, और दुनिया को पता लगे मैं एक आतंकवादी हूं या मैं एक क्रांतिकारी। मैं अपने आखिरी शब्द आपको बताता हूं जो मैंने जज के सामने बोला। हाँ मैंने उसको मारा। वो कौन? वो माइकल ओडायर, क्योंकि वो ही असली खलनायक था। 21 साल तक ज्वालामुखी मेरे अंदर फटा, मैं बदले की भावना से ओतप्रोत होता रहा और आज मैंने वो बदला लिया। आज मेरे को कोई गम नहीं है, आज मेरा सबसे बड़ा खुशी का दिन है क्योंकि मैंने मौत का बदला लिया है जलियांवाला बाग के लोगों का, और देश के लिए कुर्बान होना इससे बड़ी कोई शहादत नहीं होती। और जब मुझे और गुस्सा आया तो मैंने कहा मैंने तुम गोरों के राज में लोगों को भूख से तड़पते देखा, मैंने तुम गोरों के राज में लोगों को मरते देखा, जन्म जन्म तक मरते देखा, और इसलिए मैंने प्रोटेस्ट किया। और मरने से बड़ी कोई शहादत नहीं होती और भारत माता के लिए मरने से बड़ा कोई इनाम नहीं होता, कोई इनाम नहीं होता। और उसके बाद मैंने कहा कि अब मुझे जो सजा देनी है वो दे दो। फिर मैं जेल में कुछ दिन रहा, 42 दिन मैंने भूख हड़ताल की, मुझे टॉर्चर किया गया, नंगी बर्फ की सिल्लियों पर लिटाया गया, मुझे चाबुकों से मारा गया, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो अपना काम कर चुका था। पेंटू विलो जेल के अंदर मुझे रखा गया और एल्बर्ट पियरपॉइंट नाम के जज ने मुझे सजा सुनाई। कब सुनाई? मार्च 2040 में 13/4/1940 को कि 31/7/1940 को भगत सिंह को सजा दे दी जाए। तभी गदर पार्टी के कुछ लोग आए और उन्होंने कहा कि उधम ये कबीर जी की बाणी पढ़ ले। मैंने कहा मरते समय जिंदगी की किताबें दे रहे हो, मुझे कोई किताब की जरूरत नहीं, मुझे कोई पश्चाताप नहीं, मैं मरना चाहता हूं क्योंकि मेरा मकसद पूरा हो चुका है। और जब मुझे फांसी के लिए 31/7/1940 को ले जाया जा रहा था तो मैं हंसते हंसते चला गया। जब मेरी आखिरी इच्छा पूछी मैंने कहा वो मैं पहले ही पूरी कर चुका हूँ। उसके बाद मैंने फांसी के फंदे को चूमा और उसके बाद मुझे फांसी दे दी गई। भारत माता की इनकलाब जिंदाबाद। जमाने में मिलेंगे आशिक कई, जमाने में मिलेंगे आशिक कई, पर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता, पर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। सोने में लिपटकर नोटों में लिपटकर, सोने में लिपटकर नोटों में लिपटकर मरे हैं कई, पर तिरंगे से बड़ा कोई कफन नहीं होता, कोई कफन नहीं होता। जय हिंद।